हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है एक बार उस पर नजर मारते हैं। हमने सर इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना। टाइम वर्क मोशन स्टडी एंड जॉब इवोल्यूशन जो कि थ्योरी पार्ट था वो कवर कर लिया। हमने अपना जॉब एलोकेशन प्रैक्टिकल कवर कर लिया। शेड्यूलिंग मैंने आपको कवर कराया विद स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी एंड क्यून मॉडल जस्ट हमने अभी पिछली क्लास में खत्म करा। मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर चार पांच बड़े बड़े टॉपिक खत्म कर लिए। अब हमारे रह गए सिमुलेशन, जो कि मैं आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिमुलेशन, ठीक है। लाइन बैलेंसिंग प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इसके अंदर थ्योरी, बहुत थ्योरी, नामात्र के बराबर थ्योरी है। ये दोनों थ्योरी है, एक ही क्लास के अंदर खत्म करेंगे। तो सिमुलेशन, लाइन बैलेंसिंग और ये दोनों, इन तीनों के बाद चैप्टर बचते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और एलएलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो ज्यादातर अब नहीं रहा है। इसके बाद 11 मतलब 5 6 टॉपिक आपके रह गए। इन दोनों को तो मैं एक ही ट्रीट करता हूँ क्योंकि मैं एक ही क्लास में कराऊंगा, लीन ऑपरेशन और जेआईटी। तो चलो आज की क्लास में सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें थ्योरी नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है और पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार इससे पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है। आओ सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, सिमुलेशन। सिमुलेशन, अब सिमुलेशन होता क्या है, इसका मीनिंग समझना है। और इसमें एक मेथड होता है, वो मेथड क्या कहता है, और सीधा प्रैक्टिकल। यही है दोस्तों सिमुलेशन चैप्टर के अंदर। थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कराया जाता है। आओ सर स्टार्ट करते हैं कि सिमुलेशन एक्चुअल में क्या होता है, सिमुलेशन होता क्या है। लिखना सर, सिमुलेशन सिमुलेशन इज द सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग a model. Simulation is the process of designing a model of a real system, of a real system, and conducting a experiment and conducting experiment, conducting experiment with the model for the purpose, with the model for the purpose of understanding, for the purpose of understanding the behavior, for the purpose of understanding the behavior for operation of a system, for the operation of a system, for the operation of the system. सिमुलेशन दोस्तों क्या होता है। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम। रियल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल डिजाइन करते हैं जो कि डुप्लीकेट ऑफ द रियल सिस्टम होता है। देखो मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नहीं, एक पहले इसको हिंदी में लिखते हैं। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो डिजाइन करता है एक डुप्लीकेट मॉडल, जो डिजाइन करता है एक डुप्लीकेट मॉडल रियल सिस्टम का। और फिर उस डुप्लीकेट मॉडल को एक्सपेरिमेंट करता है। उस डुप्लीकेट मॉडल को मॉडल में एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट करता है यहां पर आएगा एक्सपेरिमेंट करके।
एक्सपेरिमेंट करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपरेशन सिस्टम का बिहेवियर क्या है, ऑपरेशन सिस्टम का बिहेवियर क्या है। थोड़ा टिपिकल आप कह सकते हैं इसको, एक थोड़ा टिपिकल एक डेफिनेशन है जो कि आपको समझनी पड़ेगी क्या एक्चुअल में डेफिनेशन का मेन पर्पस है। देखो दोस्तों, मान लो एक कंपनी है, एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है और इस कंपनी ने एक डिजाइन बनाया है जो कि ये अपने एक प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अब सोचो इनका एक न्यू डिजाइन है जो कि अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और अगर ये डिजाइन इन्होंने अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छा भी बन सकता है और हमारा को मार्केट में अच्छा ग्रोथ दे सके, या प्रोडक्ट हमारा बहुत बेकार बन जाए और सारे पैसे हमारे बेकार हो जाए। तो जो कंपनी है वो डरती है कि यार जो अभी हम कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं, या भी कोई भी सिस्टम, हम क्या कहते हैं, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ भी एक नई टेक्निक लगा रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं कोई भी चीज प्रोडक्ट के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों हो जाता है दिक्कत? क्योंकि सर अगर उसको इम्प्लीमेंट करा और उसका जो रिजल्ट आया अगर वो नेगेटिव आ गया तो हमारा सारा जो इन्वेस्टमेंट है, सारा जो टाइम है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करती है कंपनी, यहाँ पर सिमुलेशन लगाती है। सिमुलेशन क्या करता है? सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है, पहले प्रॉब्लम को समझो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी अगर कोई डिजाइन बनाएगी तो इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है हमारा वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छा रिजल्ट रहे, नेगेटिव ना रहे, बेकार रिजल्ट ना रहे। कोई भी चीज हम डिजाइन करते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी भी अपने ऑपरेशन सिस्टम के लिए, जरूरी नहीं हो प्रोडक्ट हो, क्या पता हमने कोई डिजाइन करा या कोई हमने कोई भी प्लानिंग करी, कुछ भी करा, किसके लिए? प्रोडक्ट या फिर ऑपरेशन सिस्टम के लिए। अब वो प्लानिंग हम इंप्लीमेंट करें या ना करें ये डर जाते हैं, क्योंकि यार अगर उसका हमने जो प्लानिंग करा है या जो भी हमने कोई डिजाइन बनाया है किसी प्रोडक्ट का, अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर दे अपने प्रोडक्ट या ऑपरेशन सिस्टम के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर नेगेटिव आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो कंपनी है वो चाहेगी कि हमारा जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग हो। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि भैया कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम प्लान कर रहे हैं अपने ऑपरेशन सिस्टम या अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करा जाए, तो सिमुलेशन यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक है, तो जो हम डिजाइनिंग करते हैं या जो हम प्लानिंग करते हैं हम उसको यहाँ पर रियल सिस्टम कहते हैं। जैसे हमने कोई भी प्लानिंग करी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए, या कोई भी अपने प्रोडक्ट के लिए डिजाइनिंग करी, तो हम उसको यहाँ पर क्या नाम देते हैं? सिमुलेशन में रियल सिस्टम कहते हैं। तो कोई भी हम अगर रियल सिस्टम या ओरिजिनल सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, तो उसका रिजल्ट जो हो सकता है वो सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और हम ये चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या हो? पॉजिटिव हो। तो सिमुलेशन क्या मदद करता है यहाँ पर? सिमुलेशन ये मदद करता है, सिमुलेशन क्या करेगा, कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, सिमुलेशन यहाँ पर यह हेल्प करता है। सिमुलेशन यहाँ पर कहते हैं जो रियल सिस्टम है उस रियल सिस्टम को सेम फीचर के साथ डुप्लीकेट मॉडल बनाएगा, उसका एक डुप्लीकेट मॉडल बनाएगा, मतलब एक नॉर्मल डुप्लीकेट मॉडल बनाएगा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक कंपनी होती है फोन बनाती है तो इकट्ठा इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। मान लो कंपनी ने फोन बनाया तो कंपनी क्या करेगी, पहले 2-3 फोन निकालेगी और उसको कस्टमरों के पास भेजेगी। आजकल क्या चल रहा है, यूट्यूब पर जाएगी और यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स है वो क्या करते हैं, इनका रिव्यू देते हैं और फिर गिव अवे करते हैं कस्टमर के पास। ऐसे ही होता है कुछ।
तो यही सिस्टम है कि कंपनी डायरेक्ट रियल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं करती। रियल सिस्टम के अंदर ये हो गया कि मान लेते कंपनी को अगर 10,000 फोन बनाने तो डायरेक्ट 10,000 फोन नहीं बनाएगी, पहले वो एक सेम मॉडल का फोन बनाकर उसका एक सेम फीचर लगेगी। इसके अंदर क्या होता है, सेम फीचर एज रियल सिस्टम होते हैं। रियल सिस्टम होता है जब भी कोई कंपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती दोस्तों, पहले वो एक डुप्लीकेट मॉडल बनाती है। उस डुप्लीकेट मॉडल को, जैसे कि मान लेते हैं कंपनी ने एक फोन बनाना है, कंपनी ने मान लेते हैं 10,000 फोन बनाने हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल समझ में आएगा। 10,000 फोन बनाने हैं तो कंपनी ने क्या करा, पहले 10,000 फोन ना बनाकर पहले डुप्लीकेट मॉडल के 100 फोन बनाए, उन 100 फोन को मार्केट में उतारा, तो फोन को मार्केट में उतारकर उनसे रिव्यू लिया कि भाई ये फोन बनाना सही रहेगा, इसके अंदर क्या क्या कमियां है, क्या क्या सही है, वो सब जाना। मार्केट में उतार के रिजल्ट देखा कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये 10,000 फोन बनाना चालू कर देंगे या 1,00,000 फोन बनाना चालू कर देंगे, 10 की जगह 1,00,000 ले लो। तो कंपनी एक अगर 1,00,000 फोन बनाना चाहती है तो सबसे पहले वो जानना चाहती है कि कस्टमर क्या चाहता है। अगर हम पहले क्या करेंगे, वो एक 100 फोन बना के डुप्लीकेट फोन बना के मार्केट में उतार देगी और फिर रिजल्ट देखेगी, फिर कस्टमर का रिव्यू देखेगी, हाँ ये फोन तो बहुत अच्छा है, 100 फोन बड़ी जल्दी बिके, कस्टमर जो यूज करे वही सेटिस्फाई है, तो अब 1,00,000 फोन बनाना सही रहेगा। तो कभी भी कोई कंपनी रियल सिस्टम को डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करती। रियल सिस्टम मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई भी बड़ा प्रोडक्ट के डिजाइन चेंज करना हो या कुछ भी, अगर आप कंपनी को कुछ करना हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करी हो बड़ी मात्रा में, दैट्स कॉल्ड रियल सिस्टम। उस रियल सिस्टम को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करती। डायरेक्ट 1,00,000 फोन नहीं बनाएगी कंपनी। कंपनी क्या करेगी, पहले 100 फोन बनाकर कंपनी क्या करेगी, मार्केट में उतारेगी और देखेगी कि कस्टमर का रिव्यू कैसे है, यूट्यूबर को भेजेगी, वहां पर उनको सर्वे के लिए कस्टमर को भेजेंगे, कस्टमर का वो लेंगे, रिव्यू लेंगे कि किस तरीके से फोन है, क्या है, सही रहेगा, क्या कमियां है। वो सभी कमियां डुप्लीकेट मॉडल में जो कमियां हो जाती है उन कमियों को ठीक करके अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उस पॉजिटिव रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट आता है, तो हम फिर क्या करते हैं, रियल सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इससे हम देखा एक बिहेवियर देखा, तो ये सभी जगह यूज होता है, इसलिए सिमुलेशन का यूज बड़ा करा जाता है। इसलिए सिमुलेशन ये काम करता है यहाँ पर कि रियल सिस्टम को यहाँ पर डुप्लीकेट सिस्टम में मॉडल में कन्वर्ट करता है, एक डुप्लीकेट सिस्टम को बनाता है, रियल सिस्टम जैसा बनाता है और उसको इंप्लीमेंट करता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करता है कि हमने अगर ऐसा फोन 200 फोन निकाले भाई, इस तरीके से निकाले भाई, गए मार्केट के अंदर, उसमें कमियां लगाई कि भाई इसमें रैम कम है, ऐसा फोन नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं खरीद रहा, रैम कम है, ये स्टोरेज कम है, तो और एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सिर्फ डुप्लीकेट मॉडल बनाने का यही पर्पस होता है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर जो सही रिजल्ट आता है, फिर उसके लिए रियल सिस्टम में उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं कि हाँ अब फोन बनाना चालू कर दो, 1,00,000 अब मार्केट में बिकेगा ये। ऐसा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहां पर काम करता है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिजाइन करता है, डिजाइन बनाता है। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सिमुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल, डिजाइन बनाता है एक डुप्लीकेट मॉडल, नहीं, डिजाइनिंग ऑफ अ डुप्लीकेट मॉडल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिजाइनिंग ऑफ अ डुप्लीकेट मॉडल, मतलब डुप्लीकेट मॉडल का डिजाइन बनाता है रियल सिस्टम का, और फिर उस डुप्लीकेट मॉडल में एक्सपेरिमेंट करके हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, कि हमें ये रियल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कर दो। तो सिमुलेशन क्या करता है, डुप्लीकेट मॉडल बनाकर ये जानने की कोशिश करता है कि ऑपरेशन सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। अगर कोई प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो ये जानने के लिए हम सिमुलेशन का यूज करते हैं। तो सिमुलेशन में मेनली होता क्या है, सिमुलेशन में रियल सिस्टम का एक डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है और उस डुप्लीकेट मॉडल को इंप्लीमेंट करा जाता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करा जाता है, सारी कमियां दूर करने के बाद रियल सिस्टम में हम इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट लाकर देता है। तो सिमुलेशन ये हेल्प करता है। और ये आपके पास एग्जांपल हुआ कि कंपनी है, कोई डिजाइन बना रही है या सॉफ्टवेयर बना रही है, तो किस तरीके से वो काम करेगी, वो ये है आपके पास। ठीक है, तो समझ में आया सिमुलेशन किसे कहते हैं, समझ में आया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, एग्जांपल नंबर 2 समझिए,
जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो एक डीएलएफ, डीएलएफ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। डीएलएफ इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। डीएलएफ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब मान लो इनको एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला। मान लो मिस्टर ए ने इनको एक कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। मिस्टर ए ने इनको कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। इन्होंने कहा भाई मॉल बनाना है। मॉल बनाने का इन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई मॉल का कंस्ट्रक्शन करना है। मॉल का कंस्ट्रक्शन करना है, डीएलएफ को ऑर्डर दिया। अब डीएलएफ क्या करेगी? डीएलएफ क्या करेगी? डीएलएफ को जो मॉल बनाना है उसका डिजाइन बनाएगी, है ना। सबसे पहले क्या करेगी? डीएलएफ क्या करेगी? डिजाइन बनाएगी। किस तरीके से मॉल बनाना है सब कुछ डिजाइन बनाने के बाद वो एक डुप्लीकेट मॉल बनाएगी। आपने देखा होगा डुप्लीकेट मॉल बनाएगी। होता है ना, जैसे कि हम कोई भी चीज बनाते हैं तो आपने देखा होगा इतने से इतने एक बोर्ड होता है, उसके अंदर एक मॉल सा दिखता है सिनेरियो कि भाई इस तरीके से मॉल बनेगा, डुप्लीकेट मॉल। वो एक तरीके का क्या होगा, जो मॉल बनाना है उसका एक डुप्लीकेट मॉडल होगा। डुप्लीकेट मॉडल होगा और ये डुप्लीकेट मॉडल करके मिस्टर ए को दिखाएंगे कि देखो सर आपका मॉल कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ। मान लो ये कंस्ट्रक्शन है, मॉल बनाने का हो सकता है, या हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्शन मॉल की जगह घर बनाने का हो, है ना। बोलो भाई मुझे एक बिल्डिंग बनानी है बहुत बढ़िया से। तो कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बनाती, उसका डिजाइन प्रिपेयर करेगी। डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट मॉडल बनेंगे। अब ये डुप्लीकेट मॉडल क्या होगा वो देखो सामने, इस तरीके से एक छोटा सा बनाएगी जो कि एक अपने उसको देगी भाई कि देखो भाई सर ऐसा कुछ आपका दिखेगा। ये आपका इस तरीके से घर रहेगा, इस तरीके से मॉल रहेगा, और यहाँ आपकी रोड ऐसे रहेगी। ये तो मेन रोड होगा और इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। पीछे आपकी रोड ये इस तरीके से आपका दिखेगा। देखा है ना आपने कि बड़े, तो यही दोस्तों होता है डुप्लीकेट मॉडल और इसी को कहते हैं सिमुलेशन। तो कंपनी कभी भी कोई रियल सिस्टम को डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करती। कंपनी रियल सिस्टम को डायरेक्टली इंप्लीमेंट ना करके उसका डुप्लीकेट मॉडल बनाती है। जैसे आपने देखा होगा मॉडल फोन होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चलते चलते नहीं है, बस एक मॉडल बाहर से स्ट्रक्चर कैसा है फोन का वो दिखता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं एक बार यहाँ पर। ये देखिए सर, अब जैसे कि ये फोन है, ये क्या होता है, सबसे पहले जब कोई भी फोन बनता है तो इनकी स्क्रीन में ऐसी शो होती है, पर ये फोन जो होते हैं दोस्तों डुप्लीकेट होता है। आपने कभी देखा हो डुप्लीकेट फोन? कुछ नहीं होता, उनके बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का डिजाइन के लिए बनाया जाता है कि भाई इस तरीके से आपका फोन बनने वाला है। तो यही दोस्तों काम आता है सिमुलेशन। इधर अलग अलग जगह पर सिमुलेशन कहाँ काम आता है? सिमुलेशन काम आता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। सिमुलेशन काम आता है आपके पास इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में, और अलग अलग वेरियस सिचुएशन में सिमुलेशन काम आता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है। हर एक प्रॉब्लम की एक टेक्निक बनाई गई है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक बनाई थी। ऐसी आगे जाकर हम पढ़ेंगे एलएलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, उसको भी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, तो उसको भी हम एक कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन एक टेक्निक बनाई जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को सॉल्व करे। तो ऐसी सिमुलेशन टेक्निक बनाई जो सिमुलेशन की वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सच लाइक फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हेल्प करे, या आपके पास इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो ये सब डिसीजन लेने में आपके अलग अलग वेरियस डिसीजन ले सकते हैं सिमुलेशन से। पर मेन सिमुलेशन की जो कहानी है वो यही है कि ओरिजिनल सिस्टम को इंप्लीमेंट ना करके पहले उसका डुप्लीकेट मॉडल बनाइए, उसको इंप्लीमेंट करिए, फिर वेरियस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम देखिए कि क्या है, कि इंप्लीमेंट करना चाहिए रियल सिस्टम को या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से काम होता है सिमुलेशन का। सिमुलेशन में एक मेथड है, जिस मेथड से हम सिमुलेशन करते हैं उस मेथड का नाम है आपके पास मोंटी कार्लो सिमुलेशन। उस मेथड का क्या नाम है दोस्तों? मोंटी कार्लो, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। ये मेथड फॉलो करा जाएगा सिमुलेशन के अंदर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। अब मोंटी कार्लो सिमुलेशन क्या है इसके बारे में लिखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सिमुलेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सिमुलेशन। हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिमुलेशन भी कहते हैं। इट ऑब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्टिव is to predict,
ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिडिक्ट द सिस्टम बिहेवियर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टम बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सिमुलेशन के अंदर मेनली हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं कि कितने प्रतिशत चांसेस है ये होने के, ये होने के, ये होने के। तो सिमुलेशन क्या करता है दोस्तों, ये मेथड कहता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड, this approach can be used when the given process has a random or chance component। अब रैंडम का मतलब आपको पता है कि रैंडमली भाई कोई भी आ जाता है, या रैंडम का मतलब कोई भी नंबर उठा लो। प्रोबेबिलिटी में आपने सुना होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट करके, एक बॉक्स में 4 बॉल है और हमें आंख बंद करके एक बॉक्स बॉल उठानी है, तो रैंडम हम कोई सी भी बॉल उठा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रैंडम। चांसेस का मतलब इधर होता है प्रोबेबिलिटी। चांस का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी। तो मोंटी कार्लो का अप्रोच कब लगेगी, ये अप्रोच कब लगेगी, ये टेक्निक तब यूज होगी जब हमारे पास जो प्रोसेस है गिवन है वो रैंडम है और चांसेस है। अब ये सर समझ नहीं आ रहा रैंडम और चांसेस कंपोनेंट क्या है दोस्तों। ये तब समझ में आता है जब हम एक क्वेश्चन करते हैं, और तभी समझ में नहीं आता है। सिमुलेशन तभी समझ में आएगा जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। सिर्फ इसमें इतनी सी ही थ्योरी थी कि सिमुलेशन होता क्या है, और इसके अंदर जो मेथड है, जो टेक्निक के जो क्वेश्चन सोल्व करने के जो मेथड लगाएंगे वह है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। इसका दूसरा नाम है कंप्यूटर सिमुलेशन, और ये सिस्टम के बिहेवियर को पहले से प्रिडिक्ट करके रखता है। इसका ऑपरेट कब लगता है, ये अप्रोच कब लगेगा, ये कब लगेगा टेक्निक, ये तब लगती है जब आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन हो या फिर चांसेस की बात कर रहा हो। ठीक, अब सर इतनी सी थ्योरी थी दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। इसमें थ्योरी नहीं आती कभी, इसमें पता क्या आता है, इसमें आता है प्रैक्टिकल। ये पूरा चैप्टर बेस्ड करता है प्रैक्टिकल पे। तो लिखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्टेप्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब कुछ स्टेप्स है जिससे हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये स्टेप हम करते करते सॉल्व, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक, अब सारा सामने देखना। ठीक है, सामने देखो दोस्तों, सिमुलेशन चैप्टर में हमें मेनली जो हम पहला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं वो 13 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़कर सीखते हैं। आपको भी लिखना नहीं है, जब ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा ना तब लिखना आराम से। पहले पढ़ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में पूरा कौन सा समझ में आ जाएगा आपको। कहता है स्टेट द मेजर 2 रीजन फॉर यूजिंग सिमुलेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये तो कह रहा है कि 2 रीजन बताओ जब हम सिमुलेशन प्रॉब्लम को, ये तो वो है आपके पास। क्वेश्चन यहाँ से चालू है सर, क्वेश्चन यहाँ चालू है। कहता है कन्फेशनर सेल, कन्फेशनर आइटम। कन्फेशनर किसे बोलते हैं? हलवाई को। हलवाई को इंग्लिश में कन्फेशनर कहते हैं। कन्फेशनर सेल्स करता है, कन्फेशनर हलवाई बेचता है हलवाई वाले आइटम, मिठाई, समोसे, ब्रेड पकौड़े, पानी आ गया मुंह में। ठीक है, पास्ट डाटा ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम विथ अ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो। कहता है पास्ट डाटा है, डिमांड किस तरीके से आ रही है एक हफ्ते की। पास्ट डाटा का डिमांड दे रखा है कि एक हफ्ते की डिमांड किस तरह से, और वो 100 किलोग्राम विथ अ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो पहले क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये है डिमांड पर वीक। डिमांड पर वीक मतलब एक हफ्ते में कितने की डिमांड होती है। कहती है 0 डिमांड हुई पर वीक, मतलब एक हफ्ते में 0 डिमांड होने के 2 बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 0 डिमांड हुई। 11 बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 5 डिमांड हुई। ये पढ़ो क्या है लिखा है, वीक, डिमांड पर वीक दे रखा है इन 100 किलोग्राम। इन 100 किलोग्राम मतलब इन 100 केजी, मतलब 500 केजी बिका, 500 केजी की डिमांड आई। 11 बार ऐसा हुआ जब 500 केजी की डिमांड आई। 10
1000 केजी की डिमांड, 1000 है दोस्तों, ये 10 यहाँ लिखा है और 100 यहाँ लिखा है, 1000 केजी की डिमांड आती है, 1000 नहीं है, ओहो 500 है ना, वो 20 आएगी, हाँ 1000 केजी की डिमांड आई पर वीक, 8 बार ऐसा हुआ, 5 डाटा है, मतलब 8 हफ्ते ऐसा हुआ कि हमें 8 हफ्ते में 1000 केजी की डिमांड आई, 11 हफ्ते में हमें 5 केजी 5000 केजी की डिमांड आई, मतलब डिमांड दे रखा है पर वीक। एक हफ्ते के अंदर कितनी डिमांड ऐसे आती है, ये ऐसा 11 बार हुआ, ऐसा 11 बार हुआ है कि एक हफ्ते में 5000 केजी की डिमांड आई। मतलब ये समझिए, पहले इसका मतलब समझिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब पिछले हफ्ते में मेरी 5000 की डिमांड आई, तो एक ऐसा हफ्ता हो गया जिसमें 5000 की डिमांड आई, ऐसे ऐसे करके 11 हफ्ते हुए, 11 हफ्ते में 5000 केजी की डिमांड आती है। ये आपको पांच डाटा दे रखा है, मतलब हमें 15-20 साल का पांच डाटा दे रखा है, या 5-6 साल का पांच डाटा देखा है, उसमें हफ्ते वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, 2-3 साल का ले लो आप। पहले 2 हफ्ते ऐसा होता है, पहले 2 हफ्ते नहीं कह रहा, 2 हफ्ते में ऐसा हुआ कि हमारी कोई भी डिमांड नहीं आई, 11 हफ्ते ऐसा हुआ कि हमारी 5-5 हजार डिमांड आई, मतलब 11 हफ्ते में ऐसा हुआ कि हर हफ्ते 5 डिमांड आ रही है, 5000 डिमांड आ रही है। 8 हफ्ते ऐसा हुआ कि 1000 की डिमांड आई, 1000 केजी की। 21 हफ्ते ऐसा हुआ कि 1500 केजी की डिमांड आई। 5 हफ्ते ऐसा हुआ कि 2000 केजी की डिमांड आई, हाँ, और 3 हफ्ते ऐसा हुआ कि 2500 केजी की डिमांड आई। तो ये आपको दे रखा है कि हर हफ्ते का कैलकुलेट करा, हर हफ्ते का डाटा पता है कि भाई इस हफ्ते में 5000 केजी, इस हफ्ते में 10,000 केजी, इस हफ्ते में 1500, इस हफ्ते में 0, तो कैलकुलेट कर लिया। आगे 3-4 साल का डाटा आपको दे रखा है, उस डाटा को हर हफ्ते का कैलकुलेट करके इकट्ठा कर दिया। अच्छा, 3 साल में इतने सारे हफ्ते थे और उसके अंदर क्या क्या डिमांड हुई, टोटल आपके पास देखो, तो यहां पर अगर देखो उसका टोटल करना है एक बार, 2 + 11 + 8 + 21 + 5 + 3, 50 दे रखा है ये इसका टोटल, मतलब एक साल की ही बात बता रहा है आपको। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं ना, तो एक साल में डिमांड आपको दे रखी है कि एक साल में अगर 50 हफ्ते की बात करूं, तो 50 हफ्ते में 2 हफ्ते ऐसा होता है 0 डिमांड आती है, 11 हफ्ते ऐसा होता है जिसमें 500 केजी की डिमांड आती है, 8 हफ्ते ऐसे होता है जिसमें 1000 केजी की डिमांड होती है, 21 हफ्ते ऐसा होता है जिसमें 1500 केजी की डिमांड आती है। तो ये पूरे साल का डाटा दे रखा है आपको, ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आया फ्रीक्वेंसी और डिमांड पर वीक की, मतलब पर वीक एक हफ्ते में 0 केजी की डिमांड हुई, कुछ भी डिमांड नहीं आई, ऐसा 2 बार हुआ है हमारे साथ। ऐसा कितने बार हुआ है, 2 बार, मतलब 2 हफ्ते तक ऐसा हुआ है कि इस हफ्ते भी कोई डिमांड नहीं, अगले हफ्ते भी कोई डिमांड नहीं। एक हफ्ते में 2500 केजी की डिमांड आना, ऐसा 3 बार हुआ है हमारे साथ, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक हफ्ते में 1500 केजी की डिमांड आना, ऐसा 21 बार हुआ है हमारे साथ कि 1500 केजी की डिमांड आई है एक हफ्ते में, 21 बार हुआ है। 21 हफ्ते ऐसे थे जिसमें एक हफ्ते में 1500 केजी की डिमांड आई। अब समझ में आया? कहता है यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर, ये आपको दे रखे नीचे रैंडम नंबर, एंड कहता है जनरेट करो, आपका काम है ये करना कि जनरेट करो द डिमांड ऑफ द नेक्स्ट 10 वीक, अगले 10 हफ्ते की डिमांड को जनरेट करो। अब जनरेट द डिमांड ऑफ नेक्स्ट 10 वीक इज डिपेंड ऑन द प्रिडिक्शन, इज डिपेंड ऑन दी प्रिडिक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, कितने % चांस है अगले 10 हफ्ते में डिमांड आने के। आल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड ऑफ पर वीक, और आपको पर वीक का एवरेज डिमांड भी फाइंड आउट करना है। तो आपको 2 चीज फाइंड आउट करनी है। कहता है नीचे रैंडम नंबर्स दे रखे हैं आपको, ये रैंडम नंबर को यूज करके आप अगले 10 हफ्ते की डिमांड कैलकुलेट करो और एवरेज डिमांड पर वीक भी कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, किस तरीके से काम करेंगे, सामने देखेंगे, ठीक है। चलो अब दोस्तों किस तरीके से करेंगे हम इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें स्टेप्स जो है वो बाद में लिखेंगे, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए आप। यहां पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। हमें 2 टेबल में इसको सॉल्व करना होता है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ज्यादा मुश्किल है नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, पर पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बिल्कुल ठीक है। टेबल नंबर 1 में हमें क्या करना है, आप कृपया करके देखें, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं पर अभी लिखना मत, कृपया करके लिखेंगे नहीं, लिखना मत। आपके पास डिमांड पर वीक हो गया, डिमांड पर वीक,
उसके बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी, ये पर्टिकुलर डिमांड, फ्रीक्वेंसी को हम एफ ट्रीट करते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानते हैं, एफ। इसके बाद आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कितने प्रतिशत चांस है तो ऐसा होता है। वो तो आपको 5 डाटा दिया है ना, आपको फ्यूचर का निकालना है, तो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका होता है ये बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप निकालेंगे सर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर आप निकालेंगे रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रैंडम नंबर की रेंज निकालेंगे और इस तरीके से टेबल नंबर 1 खत्म होगी। सर एक बार देखिए, एक बार देखो, सामने देखे, सामने देखो, लिखना नहीं, लिखना नहीं, कृपया करके रुक जाइए, एक क्वेश्चन कर दीजिए फिर लिखते रहना। देखो सबसे पहले देखो कि मुझे डिमांड पर वीक मुझको दे रखा है, एक हफ्ते की मुझे डिमांड दे रखी है 0, 5, 10, 15, 20, 25। क्या है 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये मुझे एक हफ्ते की डिमांड दी थी। जीरो डिमांड कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने हफ्ते ऐसा हुआ है जिसमें जीरो डिमांड आई है? मैंने कहा 2 हफ्ते ऐसा हुआ था जिस पर 0 डिमांड आई थी, कुछ भी नहीं आया था। कितनी बार ऐसा हुआ है? 0, 2, 11, 8, 21, 5, 3, 2, 11, 8, 21, 5, 3, मतलब कितने बार ऐसा हुआ है जिसमें 500 kg, ये 100 पर kg है, डिमांड आपको जो दे रखा है वो 100 kg का है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि 500 kg की डिमांड? 11 बार ऐसा हुआ है। तो ये समझ में आ जाता, मैंने समझा दिया था इसको आपको। अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करूं तो बताओ फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आया था? 50 आया था। तो टोटल को कैसे लिखते हैं? टोटल को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? टोटल को सिग्मा। किसका कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी का। और क्या आया था दोस्तों? 50। लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, एक प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है नंबर्स ऑफ आउटकम, बचपन में सीखा था, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ आउटकम टोटल कितना है मेरे पे, मतलब मेरे पे टोटल आउटकम कितने हैं? 50 हफ्ते की मेरे को बात बता रखी है। ये देखो 2 हफ्ते ऐसा होता है जिसमें जीरो आती डिमांड, 11 हफ्ते ऐसे में 500 आता है, 8 हफ्ते ऐसा में 1000 आता है, 21 हफ्ते ऐसे में 1500 आता है। तो टोटल कितने हफ्ते का है मेरे पे? 50 हफ्ते का है मेरे पे। टोटल कितने हफ्ते का है? 50 हफ्ते का। ठीक, समझ में आया? और नंबर ऑफ आउटकम 50 हफ्ते में से कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसमें 0 डिमांड आई है? 2 बार ऐसा हुआ है, तो 2/50। तो यहां पर मिल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर करूंगा 11/50, तो मुझे पता चल जाएगा कितने प्रतिशत ऐसा है कि हमारे 500 kg की डिमांड आती है। आया समझ में कैसे करना है? तो 2/50 आपके पास आया 0.04, 0.04, मतलब इस 50 में से 0.04 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार ऐसा होगा कि 0 डिमांड आएगी। 11/50 यह आएगा 0.22, मतलब इसमें से 50 में से 0.22 की प्रोबेबिलिटी बताती है कि 500 kg की डिमांड आएगी। ये समझा रहा है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। 8/50 यह आ गया 0.16। और आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो बेसिक बातें हैं जो बचपन में सिखाई जाती है कि सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। 21/50 कर देंगे तो 0.42, मतलब 0.42% चांस है कि 50 में से 0.42 चांस है कि आपके पास 1500 kg की डिमांड आए। ठीक है, अब 5/50 ये क्या है? 0.10, और 3/50 ये क्या? 0.06। अब दोस्तों इसका निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए करेंगे 0.04 पहले यहां पर, तो इसके बाद ये जोड़ देंगे 0.04 प्लस 0.22,
ये आ गया 0.26। अब 0.26 हमें क्या बताता है? 0.26 हमें बताता है कि 50 में से 0.26% चांस है कि हमारे पास 0 की डिमांड भी आए, 5 की डिमांड भी आए। इकट्ठा बता दिया उसने कि 50 में से 50 हफ्तों में से 26, 50 हफ्ते में से पहले 50 का 0.25% निकालेंगे 13, 50 का अगर 0.26 निकालूंगा तो 13 आएगा। तो मतलब 50 में से 13 हफ्ते ऐसा होगा जहां पर 0 और 5 की डिमांड आ सकती है, दोनों 0 भी आ सकती है 5 भी आ सकती है। ठीक, ये हो गया टोटल में बता दिया आपका। देखो 0.26 प्लस 16.16, ये आ गया 0.42। ये क्या दर्शा रहा है कि 0.50 में से 42% चांस है कि आपकी डिमांड 10 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। दैट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर 0.42 ऐड कर देंगे 0.84, 0.10 ऐड कर देंगे 0.94 और 0.6 ऐड करेंगे आएगा 1। देखो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं हम? क्यूमुलेटिव में क्या होता है भाई? टोटल एडेड करते जाते हैं और एंड में वो निकलता है जो इस टोटल का सम होता है ना? तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप 1 नहीं आ रहा तो आपने गलती करी है कहीं पर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। डिमांड हमें पर वीक दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, उस फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन में नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आप फॉर्मूला सीखे तो ये आपके पास है F1 अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ। ये Fn कर दू, Fn का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी 2, ये फन फ्रीक्वेंसी होगी। Fn का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डालो, n लगा दिया, 1 डाल रहे हो तो 2/50 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 11/50 आ जाएगा। तो ये हो सकता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या याद करना है, ऐसे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब रेंज ऑफ रैंडम नंबर क्या है? ये सर रेंज। देखो जो रैंडम नंबर हमें दे रखा है, सबसे पहले देखो रैंडम नंबर क्या होता है। रैंडम वर्ड का यूज करा जाता है जब हम कोई बाइज्ड डिसीजन ले लेते हैं, अनबाइज्ड ले रहे हैं। मतलब रैंडमली हम कोई भी चीज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रैंडम नंबर। हमने कोई से भी उठा लिया रैंडमली, तो रैंडम नंबर का मतलब हो गया अनबाइज्ड। मतलब किसी को प्रेफरेंस ना देते हुए हमने देखा कि भाई कोई हमारे लिए एक समान नहीं है, सब हमारे लिए अलग अलग है, सब एक जैसे है। कोई सवाल कह रहा हूं, सब एक जैसे हैं हमारे लिए, सारे एक समान है, 1 2 3। मतलब आप हो या कोई स्टूडेंट हो, मेरे सब एक जैसे। अगर आप प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो मैं आपको पहले ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, दूसरे को नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। तो वही चीज है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर मतलब ऐसे लिए ही नहीं है कि एक एक सेलेक्ट करा है। रैंडम नंबर कोई से भी उठा लिया नंबर हमने, तो उस रैंडम नंबर की दोस्तों रेंज बनाते हैं। तो बचपन में हमने सीखा था कि रेंज क्या होती है। रेंज आपके पास मेनली रेंज होता है आपके पास, अरे वो क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, नाम नहीं आ रहा था याद। क्लास इंटरवल देखा ना आपने? आपने नहीं बोला ऐसे होता है 0 से लेके 10, 10 से लेकर 20, 0 से लेकर 10 तक कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो कितनी है वो डाल देते हैं ऐसे करके। तो वो होती है एक तरीके की रेंज यहाँ पर। ठीक है, तो रेंज ऑफ रैंडम नंबर मतलब कि जो हमें रैंडम नंबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना दोस्तों, इनकी एक रेंज क्रिएट करनी है आपको। इनकी क्या करनी है? एक रेंज क्रिएट। और रेंज किसके करेंगे? तो यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, रेंज इज क्रिएटेड, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, रेंज ऑफ रैंडम नंबर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हम रेंज बनाएंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर लेंगे। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 एंड एट 99। मतलब जो रेंज होगी वो 100 नहीं रहेगी, 0 0 से 99 के बीच में रहेगी। मतलब रेंज 0 0 टू 99 तक चलेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रेंज लेनी है। किसके बेसिस पर रेंज लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रेंज लेनी है। तो रेंज जो भी हम बनाएंगे, वो जो भी बनाई जाएगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर बनाई जाएगी, और वो स्टार्ट 0 0 से होगी और जाएगी 99 पर। अगर आपको रैंडम नंबर, अगर रैंडम नंबर 2 डिजिट के है तो रेंज भी 2 डिजिट की बनेगी। और अगर रैंडम नंबर 3 डिजिट के है तो रेंज भी फिर 3 डिजिट की बनेगी। मतलब अगर मेरे पे
2 5 6 ऐसे करके रैंडम नंबर दे रखे। अभी मुझे रैंडम नंबर जो दे रखे हैं ये ऐसे नंबर है जो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करे गए हैं कोई भी, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर कितने डिजिट के है? 2 डिजिट के। अगर आपके पास 2 डिजिट की है तो रेंज भी 2 डिजिट से होनी चाहिए। ये भी देखो 2 डिजिट की है। अगर रैंडम नंबर 3 डिजिट के है तो रेंज भी 3 डिजिट की। तो रैंडम रेंज डिपेंड ऑन दी रैंडम नंबर, ठीक है। तो अभी मुझे रैंडम नंबर 2 डिजिट के दे रखे हैं, तो रेंज भी कितने डिजिट की होनी चाहिए? 2 डिजिट की होनी चाहिए। अब रेंज कैसे निकाली जाएगी? देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कहां तक है? 4 तक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक है? मैक्सिमम 4 तक। तो हम जो 4 होता है ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, सुना आपने? इंक्लूसिव इंटरवल और एक्सक्लूसिव इंटरवल। इंक्लूसिव के अंदर होता है, मतलब यही हमारा 4 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, मतलब 0 4 भी लिखा जाएगा। पर जब हम रेंज निकालते हैं दोस्तों तो वो एक्सक्लूसिव इंटरवल होता है, मतलब ये जो 4 दे रखा है, ये जो इंटरवल में रेंज बना रहा हूं ये एक्सक्लूसिव रेंज होगी, ये आएगा 3। इसको हम नाम देते हैं एक्सक्लूसिव रेंज। ओह नहीं, इंक्लूसिव, क्योंकि 3 ले लिया ना मैंने, 4 लेता तो एक्सक्लूसिव होती। इंक्लूसिव रेंज, इसको हम नाम देते हैं इंक्लूसिव रेंज। इंक्लूसिव रेंज का मतलब क्या हुआ कि जो ये 3 है ना, मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे रही है 1 2 3 2 1 3 4, तो इसके अंदर बताओ कौन का आएगा भाई? 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अच्छा 3 भी इसके अंदर आएगा? यस, इंक्लूसिव रेंज का मतलब है ये 3 यहां पर दे रखा है, ये इसके इंक्लूड है, 3 इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो रेंज निकालने का डिफरेंट तरीका है। आपने हमेशा जब बचपन में करा था तो आपने करा था 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, और ये दोनों होते थे बराबर। पर आपने ऐसी भी सिचुएशन देखी थी जहां पर 0 से लेकर 9 होता था, 10 से लेकर यहाँ पर आपके पास 19 होता था, और 20 से लेकर आपके पास 29। ऐसी भी सिचुएशन देखी थी। बस यही सिचुएशन यहाँ पर करनी है, रेंज इसको बोलेंगे। ये सिंपल फॉर्मेट में नहीं लेकर आएंगे, इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, तभी हमारे पास 99 तक जाएगा। अगर आपने 10 0 से 10 10 से 20 कर दिया तो वो 100 पहुंच जाएगा। हमें 100 नहीं लाना होता। रैंडम रेंज ऑफ रैंडम नंबर कहता है कि आपका जो स्टार्ट होगा वो 0 0 से होगा और एंड होगा 99 पर होगा। तो यहां पर आपके पास जो रेंज है ऑफ रैंडम नंबर, जो 4 आपको दे रखा है, इससे जस्ट एक पीछे लेना है, 0 0 से 0 3, फिर स्टार्ट होगा 0 4 से, मतलब ये 4 यहां पर आ जाएगा, क्योंकि वो 4 वहां नहीं लिया तो अगले वाले में लेंगे। और कहां से जाएगा? 26 है तो एक जस्ट पीछे 0 25, मतलब 0 25 ना लेकर सीधा 25 लिखो। 2 नंबर की डिजिट बनानी है आपको, ठीक है, क्योंकि रेंज भी आपको 2 नंबर की दे रखी है। अब 25 है तो इसके आगे क्या आएगा? 26, और 42 से जस्ट एक पीछे क्या होगा? 41। 41 का क्या था? 40, मतलब ये चीज अब यहां पर रिकॉर्ड करी जाएगी, ठीक है, दिख रहा है आपको। 84 से जस्ट पीछे क्या होगा? 84 से जस्ट पीछे 83 होगा। ये 0.83 है, हम पीछे की डिजिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 26 से आ जाएगा आपके पास, मतलब परसेंटेज में आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी पॉइंट में देगी। अगर आप इसको फ्रैक्शन, इसका पॉइंट हटाओगे, डेसिमल हटाओगे, तो आपको मल्टीप्लाई में 100 करना होगा। और जब 100 करोगे तो ये 4 26 42 84 94 और 100 बन जाएगा, ये है ना। तो जब हम रेंज निकालते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं, मतलब माइंड में हम कर लेते हैं कि भाई ये 4 है, ये 26 है, 42 है, ये 84 यहां पर आ जाएगा क्योंकि जस्ट इसका एक आगा नंबर, और 94 का क्या बन जाएगा? 93। ये 94 यहां पर आ जाएगा, और ये क्या होगा मेरे लिए? 100। 1 क्या हो गया मेरे लिए? 100 हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको डेसिमल हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 4 26 42 84 94 और ये 100। 100 से जस्ट एक पीछे, लास्ट वाला नंबर हमेशा 99 होना चाहिए, उससे जस्ट एक पीछे। और ये वाला हमेशा बराबर होगा। देखो ये नंबर और ये नंबर हमेशा हर रैंडम रेंज में रहेगा। 0 से स्टार्ट होगा और 99 पे खत्म होगा। यही रैंडम नंबर का रेंज होगा। इसका स्टार्टिंग 0 से और एंड 99 पर होगा। दोस्तों रेंज बन गई, तो हमारा स्टेप क्या है वो देखिए। देखो स्टेप नंबर 1 में हमें बनानी पड़ेगी प्रिपेयर टेबल 1। प्रिपेयर टेबल 1, और टेबल 1 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पहला हमें निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी, फिर हमें निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर हमें निकालनी पड़ेगी रेंज ऑफ रैंडम नंबर। जो रैंडम नंबर है उनकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम नंबर, जो कि 00 से 99 पर एंड होगा। ये स्टेप नंबर 1 के अंदर टेबल 1 बनाई, और टेबल 1 में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, रेंज ऑफ नंबर हम निकाला ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हमने निकाला। इतना काम करा हमने, समझ में आया इतना काम आपको कि क्या इस तरीके से टेबल 1 बनानी है? ये तो देखो क्वेश्चन में गिवन होगा,
फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली और रेंज आपको निकालने आया कि 4 है तो 3 और 4 यहाँ पर अगला, मतलब 3 से एक ज्यादा, फिर 26 है तो 25, 42 है तो 41, 84 है तो 83, 94 है तो 93 और यहाँ 99 लास्ट के अंदर, क्योंकि रेंज हमेशा 0 से 99 तक ही जाएगी। अब दोस्तों हमें टेबल नंबर 2 बनानी है। टेबल नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 2 के अंदर हमें ये देखना है कि हमें कितने हफ्तों का डाटा निकालना है, जनरेट कितने हफ्तों का करना है। टेबल नंबर 2 के अंदर हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, कितने हफ्तों का डाटा जनरेट करना है। हमें 10 हफ्तों का डाटा जनरेट करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीक। और कितने हफ्तों का डाटा जनरेट करना है, 10 हफ्तों का, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 हफ्तों का। ये 20 भी हो जाता है, ये पेपर के अंदर कभी कभी 20 भी आ जाता है। अभी देखना आएगा क्वेश्चन में, ऐसा आएगा जहां पर यहाँ पर ये तो हो गया वीक, जो हमें बोला था 10 उसका डाटा। इस स्टेटमेंट बोलेंगे सिमुलेशन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको, सिमुलेशन स्टेटमेंट। अब आपको यहां पर रैंडम नंबर जो दिए थे, अब आपको जो रैंडम नंबर दिए थे वो रैंडम नंबर यहां पर उतारेंगे आप। और जो रैंडम नंबर दिए होते हैं ना दोस्तों, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जो आपको रैंडम नंबर दिए होते हैं वो रैंडम नंबर आपको वीक के हिसाब से दिए होते हैं। जैसे आपको 10 हफ्ते का लगाना है ना, तो 10 ही रैंडम नंबर दिए होंगे, पर ये पहले हफ्ते का, पहला वाला पहले हफ्ते का रैंडम नंबर, दूसरे वाला दूसरे का, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 12 13 14 15। आपको इसमें कितने हफ्तों का दे रखा है, 15 हफ्तों को, पर आपको निकालना कितने हफ्तों का है, सिर्फ 10 हफ्तों का। कभी कभी क्वेश्चन आपको 15 हफ्तों का भी बोलेगा निकालने का, मतलब ऐसा होगा कि जितना आपको निकालने का बोला उससे कम रैंडम नंबर नहीं दे रखा होगा, या तो उससे बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। यहाँ पर 15 हफ्तों का रैंडम नंबर दे दिया, कोई बात नहीं। पहले ही समझो कि रैंडम नंबर जो दे रखा है वो पहले हफ्ते का हमें जो दे रखा है वो लाइन से होता है हमेशा, ठीक है, आगे पीछे नहीं होता। मतलब ये फर्स्ट वीक का है, सेकंड, थर्ड वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 7 8 और 9 और 10। मुझे यहां तक चाहिए, ये मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा कितने गया है, अगले 10 हफ्तों का पूछा गया है डिमांड, अगले 10 हफ्तों की डिमांड पूछी गई है। तो 35 52 13 90, ठीक है, समझ में आया। एज इट इज उतारना, 35 52 13 90 23 23 73 34 57, 23 73 34 57 और 35 83, 35 और 83। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि जितना आपसे पूछा जाता है सिर्फ उतना का ही आंसर देना है आपको। बताइए, 35। मतलब हमें रैंडम नंबर भले ही 15 वीक हफ्तों का दे रखा है, पर हम रैंडमली हम क्या करेंगे, सिर्फ जितना निकाला जाएगा उतना ही रैंडम नंबर लिखेंगे, और ये बिल्कुल सीरीज से होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आया किस तरीके से काम करना है। हफ्ते, कितने हफ्ते का पूछा, जैसे सिमुलेटेड स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 10 वीक, ये लिख लो। मतलब हम सिमुलेशन स्टेटमेंट बना रहे किससे, अगले 10 हफ्ते की सिमुलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। उसमें ये हम बता रहे हैं कि हमारे पास पहले हफ्ते में कितने की डिमांड हो सकती है, डिमांड जाने से बताना है, यहाँ बतानी है डिमांड। अब जब हम डिमांड निकालेंगे तो ये 35 जो रैंडमली हमने सेलेक्ट करा था, ये 35 जो हमने रैंडमली सेलेक्ट करा है दोस्तों, इस 35 को हम रेंज में देखेंगे। रेंज में देखो, रेंज में आप देखो कि आपके पास 35 आया था ना, तो 35 देखो किस रेंज में बिलोंग कर रहा है, 26 से लेकर 41 वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है। 35 का मतलब किस रेंज में बिलोंग कर रहा है, 26 से लेकर 41 वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो 26 से 41 वाली रेंज में बताओ कितने की डिमांड आती है, 10 की डिमांड आती है। ध्यान दीजिए, एक तो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है 35, जो रैंडम नंबर है इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, और वो डिमांड पर वीक आपके पास 10 आई। तो मतलब अगले हफ्ते जो पहला हफ्ता होगा जिसमें हमें डिमांड निकालनी है वो क्या आएगी, वो 10 आएगी, 10। और कहां पर बिलोंग कर रहा है, कहां पर बिलोंग कर रहा है 10, 10
जो बिलोंग कर रहा है वो रेंज कौन सी बिलोंग कर रहा है, 26 से 41 के बीच में। और उधर जो 26 से 41 वाली रेंज के अंदर, 26 से 41 वाली रेंज के अंदर जो डिमांड आती है वो 10 की आती है। बस इतना सा करना है आपको। अब देखो आगे अगला देखो, अगला क्या है, अगला है 52। तो 52 कहां पर बिलोंग करेगा, 52 कहां पर बिलोंग करेगा दोस्तों, ये यहाँ पर बिलोंग करेगा 52। और ये कहां पर डिमांड क्या है, यहाँ पर डिमांड 15 है। बस इतना सा करना है, बस ये करते जाओ, आपका आंसर आ गया। आप बताओ कहाँ मुश्किल आ रही है, बताओ 13 कहां पर बिलोंग करेगा। अच्छा आपने कभी सोचा है कि ये 99 तक क्यों है, 100 क्यों नहीं है। तो मैं ली हूँ यहाँ पर रीजन, मैं तो भूल गया बताना। ये इधर 100 इसलिए नहीं होता, इधर 100 इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 3 डिजिट का है। और हम रेंज हमेशा रैंडम नंबर के हिसाब से लेते हैं, रैंडम नंबर की डिजिट के हिसाब से लेते हैं। अरे समझ में आ रहा है, मैं पढ़ के देता हूं आपको। ये लिखा है इधर 100 इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 3 डिजिट का है, और हमें जो रेंज लेनी होती है वो रैंडम नंबर के डिजिट के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो अगर रैंडम नंबर 2 डिजिट का है तो हमें रेंज भी अप टू 2 डिजिट तक लेनी है, इसलिए यहां पर 100 नहीं लेते दोस्तों। क्लियर है, 100 क्यों नहीं लेते। अगर रैंडम नंबर मान लो 3 डिजिट का है तो फिर वो 999 तक जाएगा, 3 डिजिट तक 1000 नहीं होगा, क्योंकि वो फिर द्वारा 4 डिजिट तक कन्वर्ट हो जाएगा। रेंज ऑफ रैंडम नंबर ऑलवेज इक्वल टू द डिजिट ऑफ रैंडम नंबर। डिजिट ऑफ रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू द, ये लिख देता हूं, डिजिट ऑफ रेंज। रेंज की जो डिजिट है, अगर 2 डिजिट की रेंज है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए डिजिट ऑफ रैंडम नंबर, डिजिट ऑफ रैंडम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ यहाँ पर 100 क्यों नहीं आता, तो आप बता पाओ उसको कि भैया जो रैंडम जो हम रेंज लेते हैं वो रैंडम नंबर जितने डिजिट का होता है उतने डिजिट का रेंज लिया जाता है। अगर रैंडम नंबर 2 डिजिट का है तो हम 2 डिजिट की ही रेंज तक लेंगे। अगर वो 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 3 डिजिट का है, इस वजह से वहां पर 100 नहीं आया, क्योंकि वो 3 डिजिट का है। हमें कितने डिजिट का रेंज लेना है, 2 डिजिट का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी रैंडम नंबर लेना है। रेंज हमें रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग बनानी होती है दोस्तों, ठीक है। क्यों बनानी होती है, क्योंकि हमें फिर वहां पर उस हिसाब से डिमांड देखनी होती है, सभी देख रहे हैं। 13 कहां पर आएगा, 13 कहां पर आएगा दोस्तों, 13 आपके इस वाली रेंज में आया तो 5 की डिमांड है। बस यही करना है आपको। 90 किस में आएगा जी, 90 यहां पर आएगा लास्ट वाली में, 94 से नहीं इस पर आएगा सेकंड लास्ट पे, 20 की डिमांड है। बस यही करना है दोस्तों, रेंज देखो और डिमांड लिख दो, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड। मतलब यही हम चांसेस लगा रहे हैं कि भाई इतने हमारी डिमांड हो सकती है अगले 10 हफ्तों में। 23 कहां पर आएगा जी, यहां पर आ जाएगा, 5 इसकी डिमांड होगी। 73 यहां आ जाएगा, 15 इसकी डिमांड है। 34 यहां पर आ जाएगा, 10 इसकी डिमांड है। 57 आपके पास यहां आ जाएगा, 15 इसकी डिमांड है। 35 यहां पर आ जाएगा, 10 इसकी डिमांड है। 83 यहां पर आएगा, इंक्लूसिव है, मतलब 83 इसके अंदर इंक्लूड है। देखो मैंने लिखा था इंक्लूसिव रेंज है ये। इंक्लूड रेंज का मतलब क्या होता है, ये 3 इसी वाली रेंज के अंदर, मगर अगर आपको रैंडम नेम 03 दिखा तो वो इस रेंज में आएगा, इस रेंज में नहीं आएगा। अगर सोचो अगर मैं ऐसा लिखता कि भाई 0 से लेकर 003, 00 से 03 और 03 से लेकर 25 मतलब 25 लिख देता, 26 लिख देता मान ले, और फिर 26 से लेकर 25 लिख देता। अब मुझे बताओ अगर मान लो 26 आता तो आप कहां पर कौन सी रेंज, इस वाली रेंज पे लेते, इस वाली रेंज पे लेते, फंस जाते आप। इसलिए दोस्तों इसमें ये डिफरेंट लिया जाता है कि अगर 3 यहाँ है तो इसका डिफरेंट यहाँ होगा 4, क्योंकि हम यहाँ पर मीडियम मोड नहीं सीख रहे ना,
हमें तो यहाँ पर इस रेंज के अकॉर्डिंग डिमांड सेलेक्ट करनी है। अगर मान लो मेरे को रेंज 26 गिवन होती तो मैं बताऊं यहां डालता या यहां डालता। इसलिए मैंने कहा कि आप इन दोनों को अलग अलग लगे लिखो कि अगर 3 यहाँ है और 4 यहाँ तो आप अगर 3 आती तो आप यहाँ डाल देते, 4 आती तो यहाँ डाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्यों अलग अलग लिया जा रहा है? इसका रीजन भी क्लियर हो गया। ये रीजन धीरे धीरे क्लियर होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे आपको और अच्छे समझ में आता रहेगा। दो बातें क्लियर हुई, यहाँ पर 100 क्यों नहीं लेते क्योंकि वो 3 डिजिट का है और रैंडम रेंज हमें बनानी 2 डिजिट वाली। और यहाँ पर ये अलग अलग क्यों नहीं लेते, 0 से 4 और 4 से 25 क्यों नहीं लेते? तो 4 और 4 इसलिए लेते क्योंकि अगर हमने 4 और 4 इधर सेम कर दिया तो अगर हमसे रैंडम नंबर 4 आया तो हम कौन सी रेंज पर ट्रीट करेंगे? अगर यहां करेंगे तो वो 0 डिमांड बनती है, यहां करेंगे तो वो गलत, तो फिर गलत हमें प्रिडिक्शन हो जाएगी। इसलिए दोनों को अलग अलग लिया जाता है। लिख लेना ये भी कहीं पर। 83 कहां पर बिलोंग कर रहा है? 83 देखो यहां बिलोंग कर रहा है। अगर यहां भी 83 होता तो फंस जाते कि 15 लो या 20 लो। इसलिए दोनों को बराबर मत करो, इसलिए एक नंबर पीछे ले लो यहाँ पर और जो नंबर है वो आगे ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास 15 है। 15 कितना आया जी? 15 आया। इसका कर दोगे टोटल। टोटल क्यों करेंगे? टोटल इससे करेंगे क्योंकि हमें एवरेज डिमांड भी निकालनी है। एक हफ्ते की एवरेज डिमांड ऑन एन एवरेज कितना? 10 हफ्तों की डिमांड दे रखी है। 10 हफ्तों की डिमांड को ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। जितने हफ्तों की डिमांड को ऐड करोगे उतने से डिवाइड कर देना, दैट्स कॉल्ड एवरेज। करना सर इसको जरा। 10 15 5 20, 10 15 5 20, 5 15 10 15 10 और 15, ये आ गया 120। तो मेरी जो टोटल डिमांड है 10 हफ्तों की वो 120 है। अलग अलग है, अलग अलग। हमने कहा यार अलग अलग मत बताओ, हमें एक ऑन एन एवरेज डाटा दे दो। एवरेज डाटा सिंप्लिसिटी के लिए होता है। जब हम एवरेज निकालते हैं ना किसी का भी तो हम किसी को बताते हैं। अगर हमसे पूछेगा भाई 10 हफ्तों का डाटा बताओ तो आपने कहा भाई 10 हफ्तों का डाटा तो ये रहा। अब से पूछा यार 10 हफ्ते का मत बता, मुझे कौन इतना ध्यान रखेगा। एक एवरेज डाटा बता दे कि ऑन एन एवरेज कितने की डिमांड हो सकती है। इससे ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए एवरेज डिमांड पर वीक निकालते हैं। तो एवरेज डिमांड पर वीक कैसे निकालेंगे? एवरेज डिमांड टोटल डिमांड अपॉन में नंबर ऑफ डिमांड। टोटल डिमांड अपॉन में नंबर ऑफ वीक। टोटल डिमांड थी 10 हफ्तों की 120 और वीक कितने हैं 10। तो 10 हफ्तों की डिमांड को ऐड करा, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ऑन एन एवरेज 1200 केजी की डिमांड हो सकती है। ऑन एन एवरेज कितनी डिमांड हो सकती है? 1200 केजी की। ठीक है जी। तो हफ्ते के अंदर ऑन एन हफ्ते अगले 10 हफ्ते में 1200 केजी हो सकता है। हो सकता है ये 12 से कम हो जाए, हो सकता है 12 से थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि ये एवरेज है और एवरेज हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बस सिंप्लिसिटी के लिए हमें जानना है कि यार पर हफ्ते में अगले 10 हफ्ते में कितनी डिमांड होने वाली है ऑन एन एवरेज। मैंने कहा सर 1200 केजी हो जाएगा। 12 ये लिखा और 100 तो ऊपर था केजी। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है और यही आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करा? स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने टेबल 2 प्रिपेयर करी। प्रिपेयर टेबल 2 और उस टेबल 2 का नाम हमने दिया सिमुलेशन टेबल। क्या करा हमने? क्या निकाला इस टेबल के अंदर? हमने डिमांड कैलकुलेट करी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर, on the basis of random number with the help of टेबल 1। हमने डिमांड कैलकुलेट करी रैंडम नंबर के बेसिस पर और टेबल 1 की हेल्प लेकर, और इस तरीके से हमारे 2 स्टेप में खत्म होता है कहानी, टेबल 1 एंड टेबल 2। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि 1 घंटा करीब हो चुका है। मुझे आपको 13 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया और अच्छे समझ में आया आपको किस तरीके से काम करना है। आप होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन करके लाए। देखो ट्राई करने को कह रहा हूं बस, और कुछ नहीं। ट्राई करो, आता है ठीक, नहीं आता छोड़ दो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मैं आपको अब मेरे को क्वेश्चन कराने क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। पेपर में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। इस चैप्टर के अंदर काफी टाइम पेपर में आया भी हुआ है, मैं स्कैनर में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।